अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। और अब जो मौसम ने थोड़ा सा हमें रिलीफ देना शुरू किया तो हमने इंजॉय करना शुरू कर दिया। क्या बात है, कराची के लोग और किसी भी मौसम को एंजॉय ना करें ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन में बड़ा फ़र्क आ जाता है। लोग जब अभी आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने ज़ेबतन किया हुआ है ये सूट का कलर, तो ये बड़ा मैच कर रहा है इस मौसम के हिसाब से, तो ये बड़ा अच्छा है। अच्छी बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन रात में अक्सर बेशर हम देख रहे हैं कि अभी कल रात भी हमने देखा कि जी हल्की फुल्की सी फुहार, इसे हम बारिश नहीं कहेंगे, इसे बूंदाबांदी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हल्की सी फुहार ज़रूर हुई थी। और उसके बाद हमने ये देखा कि मौसम थोड़ा सा और अच्छा हो गया। अब जो गर्मी की तपिश है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। और जो वो हम इतने दिनों से कह रहे थे कि जी पानी की बोतलें साथ में रखें और आपने जो है वो ठंडा जो तौलिया होता है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, या आपने जो है वो पानी के कूलर का इस्तेमाल करना है जगह जगह जो रखे हुए, उससे पानी ज़रूर पिए, या आप जो है वो एक दूसरे को शेल्टर ज़रूर प्रोवाइड करें। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि मौसम ऐसा है कि थोड़ी सी हवाओं की वजह से जो अबर आलूद होने की वजह से जो है वो हमें सूरज से बराह रास्त हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, मुनक़ता होते जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि गले खराब हो रहे हैं, क्योंकि पानी जो है लोग वो ठंडा गर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जी थोड़े से गले का इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है या गले जो है वो खराब हो रहे हैं। खैर, हमारी जो स्टोरीज उसकी जानी पड़ेंगे, आप तमाम लोगों को हम फिर से एक बार खुश आमदीद करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अब मौसम बदल रहा है, तो मौसम के साथ साथ हमें अपने तमाम जो स्केड्यूल उसको चेंज करना होगा। सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि आपको भी मज़ा आए सुबह सुबह जाके। और जिम वगैरह जो लोग जा रहे हैं उनके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि भाई वो सुबह जो है वो वॉक करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और वो लोग जो शुगर की पेशेंट है उनके लिए बड़ा ज़रूरी कि सुबह नहार मुंह जो है वो अगर घास पे वॉक करेंगे तो उनका शुगर का लेवल जो है वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो भाई ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो जरूर देनी चाहिए। मौसम की बात कर रहे हैं, मौसम जैसे अच्छा, इस मौसम में आपको शरबत पीने की आदत है या आप जो है वो चाय ही पीना पसंद? हमेशा की तरह हमें सुबह सुबह यहाँ चाय मिल जाती है निसार भाई के हाथ की, और इतनी सुबह सुबह मुझे नहीं लगता किसी को मशरूबात पसंद आते होंगे। आते होंगे वैसे, जो हम कहते हैं कि वो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो सुबह सुबह अपना जूस पीते हैं, फ्रेश जूसेस, लेकिन फ्रेश जूसेस से हम प्रेफर करते हैं कि चाय मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, पहली स्टोरी जो है बड़ी ज़बरदस्त है और पहली स्टोरी जो है वो मुआहिदों के हवाले से है। अब हम बात कर रहे हैं ईरान और ख़ास करके अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से। अगर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की बात की जाए तो भाई सालिसी का किरदार पाकिस्तान भरपूर तरीके से अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जिनेवा में अब ये मुज़ाकरात होंगे। हमने पहला दौर देखा, दूसरा दौर देखा, ये वो दो दौर थे, दोनों दौर इस्लामाबाद में तय हुए और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमने देखा था कि वहाँ पे खास करके जो है इंतजाम भी किए गए। और अब की बार जो जिनेवा में ये मुआहिदा होने जा रहा है तो यकीनी तौर पे ये आखिरी एक मुआहिदा होगा जिसके बाद हम देखते हैं कि जी अमन की राहें जो है वो हमेशा के लिए बरकरार हो जाएंगी। उसी सालिसी के किरदार की वजह से जो है वो बात आज यहाँ तक पहुंची है कि अमेरिका में जिनेवा और ईरान के मुआहिदे होने वाले हैं और वो उन पे बात होने वाली, टेबल टॉक होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और पाकिस्तान की जानिब से इस बार भी जो है ना इसमें बहुत अलग किरदार अदा किया गया है। बताया जा रहा है कि जिनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। अमेरिका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। फ़रीक़ैन ने मुश्किलात और मुश्किल हालात में भी सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जिनेवा में होने वाली अमन मुआहिदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान समेत पूरी आलमी दुनिया को इस पर मुबारकबाद भी पेश की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि अमेरिका के सदर ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, ईरानी सदर और अमन में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। और हम यही उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो जंग का जो माहौल है ये मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगा और दोनों फरीकैन की जानिब से अमन का जो है वो क्या कहते हैं मुआहिदा तय पा जाएगा। ये हो सकता है। और इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि जी अमन मुआहिदे के बाद पेट्रोल की कीमतें भी जो है वो हमें लगता है कि जी कम होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन महंगाई का जो एक तूफान है और वो एक जिन है वो बोतल से बाहर निकल चुका है। हमने कल भी आपको बताया कि बजट के हवाले से जहाँ पर मुतादिद चीज़ें जो महंगी हो गई हैं, वही हम देख रहे हैं कि जी सुपर टैक्स की बड़ी बात हो रही थी कि जी सुपर टैक्स है क्या, सुपर टैक्स की वजह से लोग क्यों परेशान हैं। तो भाई अब उसमें कुछ परसेंटेज रेशियो है जिसमें हमने देखा है कि जी लोगों
को इस्तिस्ना दिया जा रहा है, या हम बोलेंगे कि जी थोड़ी सी कमी बेशी की गई है। बताया जा रहा है कि जी मुस्तकिल बुनियादों पर हो सकता है, ये इंदिया दिया गया है, अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। और हम देख रहे हैं कि जी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सुपर टैक्स के मुकम्मल खात्मे का इंदिया दे दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हमारी सिमत बड़ी वाज़ेह है, सुपर टैक्स को ख़त्म करना है। हम हर साल सुपर टैक्स के खात्मे को मज़ीद ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि रुकन कमेटी हैं सेनेटर अब्दुल कादिर ने तजवीज़ पेश की कि सुपर टैक्स में इस्तिस्ना की हद 50 करोड़ के बजाय 1 अरब रुपए की जाए। चेयरमैन FBR का कहना था कि हद अब 1 अरब के लिए फिर 250 अरब के नए इकदाम करने होंगे। क्या बात है। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम लोग जो कि बिजनेसेस अपने रन कर रहे हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से भारी भरकम टैक्सेस का हम देख रहे थे कि जी किया जा रहा था कि भाई ख़ास करके जो करोड़ों रुपए में जिनकी मालियत है या करोड़ों रुपए में जिनके जो है वो हम देख रहे हैं कि जी बिजनेस रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पे टैक्सेस का बोझ जो है वो कम किया जा रहा है। और डेफिनेटली जब वो टैक्सेस कम होंगे तो उसका जो असर है वो नीचे लेवल के लोगों तक जो है ना वो होता हुआ दिखा देगा। तो एक अच्छा सिलसिला है सुपर टैक्स के हवाले से, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिलसिला है। लेकिन ऐसे में अब भी हम ये देख रहे हैं कि जी गुज़िश्ता रोज़ में हमने देखा कि जी फ़हीम हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जी आम आवाम को रिलीफ जो है ना फराहम करना हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि जी सैलरी तबका जो है वो पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। सैलरी स्लैब की बात करें तो 50,000 से ऊपर जो भी शख्स है उसको 6,000 रुपये तो भाई महीने का महीनावार 6,000 रुपये समझने को उसने देना है टैक्स की मद में। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ ही साथ हम जैसे कल भी बात कर रहे थे कि जो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं जिनमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उन पर इजाफी कीमतों में टैक्स इजाफी लगा दिया गया है। तो हम यही उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से अशिया जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बुनियादी सहूलियात की चीज़ें हैं, कल तो आपने पूरी लिस्ट बता दी, केचप आपने बता दिया, डेयरी प्रोडक्ट्स मुझे नहीं लगता कोई चीज़ रह गई थी उसमें जो है वो सर्फ की बात हो गई, साबुन हो गए, उसमें शैम्पू हो गए, उसमें दालें हो गई, खजूर हो गए, मतलब कोई ऐसी अशिया थी नहीं जो उसमें बच गए। पॉलिश, अगर पॉलिश की बात करें तो जूतों पे करने वाली पॉलिश वो भी भाई महंगी हो गई है। इसके साथ साथ जो है वो कपड़े महंगे हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी जो मुख्तलिफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी जो है ना सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया है। तो भाई ये वो सेल्स टैक्स है। कॉस्मेटिक्स खास करके खवातीन की अव्वलीन तरजीहात में होता है, भाई वो भी जो है उसको महंगा कर दिया गया। अब ब्यूटी पार्लर भी महंगे हो जाएंगे, आपकी सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल पे जैसे कि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसी के साथ बाकी चीज़ों पर भी जो है वो कीमतों में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। और आपको पता है अगर हम कोई छोटी सी चीज़ भी खरीदने जाए ना तो हमसे जो सेल्समैन होते हैं शॉप के वो यही कहते हैं देखें पेट्रोल कितना महंगा, जबकि उस चीज़ का पेट्रोल से कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन उनकी जानिब से यही बहाना होता है कि देखें हाँ होता है, लेकिन वो कहते हैं कि देखें पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन अब यही हम देख रहे हैं कि जी दूसरी जानिब एक और गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक हादसा हुआ और हम बड़े अफसरदा भी इसलिए हैं कि वहाँ पे हमने देखा कि जी दो जो हमारे फ़ौजी जवान हैं उन शहादत नोश किया है उन्होंने। और ये हम बात करें मर्दान की, जहाँ पे पाक फ़िज़ा का तरबियती तैयारा जो है वो गिर कर तबाह हो गया है। 2 पायलट उसमें शहीद हो गए हैं और पूरी जो कौम है वो इस वक्त इस हादसे के बाद जो है वह गम का इजहार भी कर रही है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फ़िज़ाया का तरबियती तैयारा आज मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान मर्दान के करीब हादसे का शिकार हो गया था। और ISPR का ये कहना है कि हादसे में पाक फ़िज़ाया के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए हैं। और उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो हम कहेंगे कि जी शोदा के ख़ास करके जो पूरी उनके साथ टीम है, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल ISPR का ये कहना है कि हादसे में पाक फ़िज़ाइया के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और जवानों ने अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए शोदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत का भी इजहार किया गया है। और बिल्कुल सोशल मीडिया पर हमने ये देखा कि जिस तरीके से ये
जो तैयारा था तरबियती मर्दान में जो इसकी गिरने की वीडियो सामने आई है, पहले हमने देखा कि उस रोड पे 2 से 3 रिक्शे जो हैं वो गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे और उसके बाद एक बाइक वाला जैसे गुजरता है और ऊपर से जो हमने देखा कि जी अचानक से एक तैयारा जो है वो ज़मीबोस हो जाता है। और सिर्फ नुकसान तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और इसके साथ साथ अगर बात करें लेफ्टिनेंट ताहा बासी का है कि वो जो है शहीद हो गए हैं इस हादसे में। और ये तरबियती एक फ़्लाइट थी जिसके नतीजे में ये मामला सामने आया है। और हम ये देख रहे हैं कि जी चाको चौबंद दस्ते पाक फ़ौज के जो है वो चाहे बर्री बहरी फ़िज़ाई कोई भी रास्ता हो, हमारी जो पाक अफवाज है, हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, हम तीनों फोर्सेस की तो बात कर रहे होते हैं, अंदरूनी बैरूनी तमाम रास्तों पर जो है वो चाको चौबंद दस्तों की तरह मौजूद हैं। और ख़ास करके पाकिस्तान की अवाम के लिए हमेशा से जो है ना वो हम देखते हैं कि हम ये भी साथ ही साथ यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि जो जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, हमारी जानिब से मुख्तार, मेरी और हमारी पूरी टीम की जानिब से हम इजहार करते हैं ताज़ियत का उनके अहल खाना के साथ। और हम ये दुआ करते हैं कि जो शहादत जिन्हें शहादत का रुतबा नसीब हुआ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बिल्कुल ऐसे, बेशक क्योंकि शोहदा है तो शहीद का जो मकाम है वो रुतबा सबसे अव्वल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हम जाएंगे ब्रेक पे। ऐसा चले जी, हम ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, जुड़ना है, देखते रहें खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रोलाइट। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे मेट्रो लाइट में। और आपको पता है कि भाई मुहर्रम हराम का जो महीना है, जो हम साल का आगाज़ कहते हैं, वो भी अब जो है वो होने वाला है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी खास करके तमाम इदारे मुतहरिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में भी डीजी रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कराची शहर और सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल बिलखुसूस मुहर्रम हराम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। बिल्कुल, इजलास में IG सिंध, एडिशनल IG कराची, स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, ज्वाइंट DGIB, मुख्तलिफ अजला के DIGs, एडिशनल कमिश्नर कराची समेत पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की थी। इजलास के दौरान मुहर्रम हराम के जुलूस व मजालिस और दीगर मजहबी इज्तिमात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया और मुतालिका इदारों के तैयार करदा सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी गई थी। बिल्कुल जी, इसके साथ साथ फैसला ये भी किया गया कि मुहर्रम हराम के दौरान रेंजर्स पुलिस मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग के अमल को मजीद मौसर तरीके से बनाएंगे, जबकि तमाम मकातब फ़िक्र के इज्तिमात, मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। जबकि DG रेंजर्स ने हिदायत की है कि तमाम इदारे मुकम्मल हम आंगी और मौसर इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए किसी भी मुमकिन खतरे को कबल इस वक्त नाकाम बनाने के लिए इक़दाम करें। बिल्कुल, और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सूबे के बैनुल सूबाई जो दाखिली और खारिजी रस्ते हैं उन पर चेकिंग के निज़ाम को मजीद सख्त बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। और इजलास में इस अमर पर भी ये इत्तफाक किया गया कि मुहर्रम हराम के दौरान मंजूर शुदा ज़ाब्ता अखलाक को और सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर तमाम मकतब फ़िक्र से अपील की गई है कि वो मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वालों जो इदारे हैं उनके साथ भरपूर ताउन किया जाए। बिल्कुल जी, अवाम से भी कहा गया कि किसी भी मशकूक सरगर्मी अगर नजर आ रही है या शरपसंद कोई अनासर नजर आ रही है, उनसर है कोई या नाखुशगवार वाक़े की फौरी कोई इतला करीबी रेंजर्स एहलकार, रेंजर्स हेल्पलाइन पर जरूर दें। इसके साथ मुतालिका जो इदारे अगर आपके घर के पास कोई मौजूद है, भले पुलिस स्टेशन मौजूद है, आपने जरूर वहां कंप्लेन करनी। किसी किस्म का कोई अगर आपको बैग नजर आ जाता है या आपको कोई मशकूक हरकत करता हुआ दिखाई देता है तो आपने जरूर जो है वो इन्फॉर्म करना, ताकि किसी भी किस्म की हम हादसे से जो है वो महफूज रह सके। और अब जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका के मुआहदे हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, अमेरिका और ईरान वाले मामलात हैं, ऐसे में कोई तकरीब कारी के भी इम्कानात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हम देखें मुख्तलिफ प्रॉक्सीज हिंदुस्तान की जो है वो काम करती हुई दिखाई देती हैं, तो कोई ना कोई अल्लाह ना करे, क्योंकि अगर ऐसी कोई तकरीब कारी होती है तो हम कम अज़ कम पहले से इस चीज़ को नमरदाज होने के लिए तैयार रह सकें। अच्छा जी, इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि मुहर्रम हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम का भी मामला सामने आ गया है। वज़ीर दाखिला सिंध की कंटीजेंसी और कम्युनिकेशन प्लान फौरी बरतब करने की हिदायत भी की गई है। कहा कि मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जबकि जुलूसों और मजालिस के रूट्स का मुकम्मल सर्वे, सिक्योरिटी ऑडिट और ख़तरात का जायज़ा
लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे जैसे कराची की अगर बात की जाए तो कराची में भी जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अहम तैयारियां की जा रही हैं। मुख्तलिफ जो रूट्स हैं जुलूस के, उन पर सिक्योरिटी के इंतजामात जो है वो सख्त तरीन किए जा रहे हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब अच्छा, बढ़ हम ये जाते देख रहे हैं कि सिर्फ कराची और सिंध की नहीं बल्कि पंजाब में भी हम देख रहे हैं पंजाब में यही भी, सूरत जी। हाल है, जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतहरिक नजर आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर जायजे का एक इजलास भी किया है। कहती है कि तमाम महकमे जात ने हम आहंगी के साथ काम किया है। वज़रा ने तमाम डिवीजन्स के दौरे किए। अवाम ने पहली बार साफ सुथरा पंजाब देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो वज़रा हैं, तमाम डिवीजन्स के वो दौरे उन्होंने किए और अवाम ने पहली बार सिर्फ सुथरा पंजाब देखा। पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ, अहले तशरीह उलमा के ताउन पर मरियम नवाज की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हम देख रहे हैं कि जी सिक्योरिटी के हवाले से आप पंजाब की बात कर लें, आप सिंध की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप पेशावर की बात, केपीके की बात कर लें, या आप किसी भी पाकिस्तान के सूबे में चले जाएं, तो ये 10 से 12 दिन जो हैं वो ज़ाहिरी अहले तशय्युद के हवाले से अगर देखें तो जी मुहर्रम का जो ये मामला होता है, जहां हम देखते हैं कि जी 10 से 11 तारीख तक जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से काम के मजालिस और जुलूस का जो है वो एहतमाम किया जा रहा होता है। मुख्तलिफ रूट्स जो है वो तरतीब दिए जाते हैं। और ऐसे में आप देख रहे हैं सिंध पुलिस की अगर बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, तो अब जो MA जिन्ना रोड पे आने वाले वक्तों में जो जुलूस और हम देखेंगे कि जिस तरीके से खास करके जो अहले कराची तशय्युद के जो हज़रात बहुत से हैं, इलाके हैं जहाँ के जो कि अहले तशय्युद, जहाँ पे मरकजी जो उनकी क्या कहेंगे इमाम बारगाहें हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए जाते हैं। तमाम तो जो रूट्स होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। जो बुलंद तरीन इमारतें होती हैं वहाँ पर शार्प शूटर्स को तैनात किया जाता है। इसके साथ ही साथ CCTV कैमरास के जरिए जो है वो मौसर निगरानी की जाती है। और कराची की अगर हम बात करें, कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो लंगर का जो है वो एहतमाम कर रहे होते हैं, सबीलें लगाई सजाई जाती हैं, yes। पानी की सबीलें, दूध की सबीलें, मतलब हम ये देख रहे होते हैं कि वो जो 10 से 12 दिन होते हैं बड़ी एक तो अहमियत के हामिल होते हैं। हम देखते हैं कि जी अहले तशय्युद हज़रात जो हैं वो भरपूर तरीके से जो हैं वो नज़र नियाज का सिलसिला जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो जारी रहता है। तो ये तमाम मामलात हैं। शहर कराची की बात कर लें, पंजाब की हम बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, तो हर जगह पे इस तरह के मामला देखने में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि जी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जो शहर कराची है जिसे हम कहते हैं कि जी मिनी पाकिस्तान, अब मिनी पाकिस्तान जो है उसमें अगर हम बात करें कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से, तो भाई एक आलमी सतह पर एक अहम संग मील जो है वो अबूर किया गया है। और बड़ा ज़बरदस्त ये मामला हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ख़ास करके अगर बात करें हम अपने पोर्ट की, तो पोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि इस वक्त जो इसकी कंडीशन है या इसकी जो रैंकिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त कर दी गई है। अब रैंकिंग जो है वो क्या की गई है, रैंकिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट ने आलमी सतह पर एक अहम संग मील जो है वो अबूर कर लिया है। और ये जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, इसमें हम देखते हैं कि जी दर्जा बदर्जा जो है वो तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो कराची पोर्ट की बात करें, एक अहम संग मील है। कंटीन्यूस पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 30 दर्जे जो है हम देख रहे हैं कि तरक्की हासिल कर ली गई है। जारी करदा एलामे के मुताबिक कराची पोर्ट की आलमी दर्जा बंदी 99वें नंबर से बेहतर होकर बताया जा रहा है कि 69वें नंबर पर आ गई है, जबकि इसका CPPI स्कोर 30.0 से बढ़कर 45.7 हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और KPT इंतजामिया का कहना है कि ये नुमायां कामयाबी इदारे की ऑपरेशनल बेहतरी, जदीद इंतजामी हिकमत अमली और अमले की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। और बंदरगाह की जो कारकर्दगी में बेहतरी न सिर्फ कराची पोर्ट के आलमी मुसाफकत में इजाफा होगा बल्कि मुल्की तिजारत और मईशत भी को भी तक़वियत मिलेगी। जबकि एलामी में ये भी कहा गया है कि टीम KPT बंदरगाही खिदमात के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़म है और इदारा 2027 तक दुनिया के टॉप 50 बंदरगाहों में शामिल होने के हदफ की जानिब पेशकदमी उसकी जारी है। बिल्कुल ऐसा ही ये भी बताया जा रहा है कि KPT हुकाम ने इस कामयाबी को टीम वर्क, मौसर इंतजामी इक़दामात और बंदरगाही ऑपरेशन में मुसलसल बेहतरी की कोशिशों का
समर करार दिया है। अच्छा, ये तो एक स्टोरी हमने देखी कि जी पोर्ट के हवाले से हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब अगर बात करें खास करके सखर बैराज की, तो सखर बैराज में भी एक बड़ा हम देख रहे हैं कि जी खास करके वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने जो है वो हमने देखा कि जी जदीद कारी के मंसूबे पे जो है वो अब एक अहम मरहले का इफ्तिताह कर दिया है, और वो कहते हैं कि जी इसे सिंध के ज़रिए मुस्तकबिल और पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती के लिए एक तारीखी पेशरफ करार दिया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, जाम खान शोरो, अवैस कादिर शाह समेत दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की है। बिल्कुल, उस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सखर बैराज सिंध के ज़राई शोबे की रीढ़ की हड्डी है और इससे 6 लाख से ज़ायद आबादगार ख़ानदानों का रोज़गार और पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि इंडस इरीगेशन नेटवर्क मुल्क की मैशत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सैलाबी ख़तरात से बचाव के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जबकि वज़ीर आला ने बताया कि तकरीबन 1 सदी बाद पहली बार सखर बैराज के फर्श और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की जामे बहाली और जदीदकारी मुकम्मल की गई है, जबकि मंसूबे के तहत 32 गेट्स की तब्दीली का हदफ मुकर्रर था। ताहम 44 गेट्स जो हैं वो जदीद निज़ाम के तहत तब्दील किए गए हैं, जो कि सिंध हुकूमत की संजीदगी और अज़म का सबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 23 अरब 43 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत से जारी इस मंसूबे के नतीजे में पानी की तरसील और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मौसर हो गया है। बिल्कुल जी, ये भी कहा जा रहा है कि जबकि बैराज की जो सैलाबी पानी गुजरने की सलाहियत है, ऑपरेशनल कारकर्दगी और आबपाशी के निज़ाम में नुमाया बेहतरी भी आएगी। जबकि वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो और सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ खेड़ो ने मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए ये भी बताया कि सिंध बैराज जो है उस पर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के तहत गुड्डू और सखर बैराज की बहाली और जदीद कारी का काम जारी है। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि गुड्डू बैराज बहाली मंसूबा 9 अरब 58 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जा चुका है, जिसके तहत तमाम 56 मरकजी और 25 कैनाल हेड रेगुलेटर्स गेट्स तब्दील किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक सखर बैराज जो बरे सगीर के अहम तरीन आबपाशी मंसूबों में शुमार होता है, उसकी तामीर 1923 में शुरू हुई थी और 1932 में मुकम्मल हुई। 1 सदी बाद पहली मरतबा इसके फ्लोर और मुतालिका ढांचों की बड़े पैमाने पर जदीदकारी की गई है, जिससे इसकी साख्ती मजबूती, ऑपरेशनल इस्तेदाद और देखभाल के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई है। वज़ीर आला सिंध ने महकमा आबपाशी को हिदायत की है कि मंसूबे की बाकी सरगर्मियाँ जून 2027 तक बरवक्त और मेयारी अंदाज में मुकम्मल की जाएंगी, ताकि सिंध के आबी वसाइल, ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। उन्होंने इस अज़म का भी अदा किया कि सिंध हुकूमत आबी वसाइल की तहफ़्फ़ुज़, जदीदकारी और ज़राई तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखेगी, ताकि आने वाली कई दिहाइयों तक सिंध के किसानों को काबिल एतमाद आपाशी की सहूलतें मुयस्सर आ सकें। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। ये एक बहुत ज़बरदस्त मामला हम देख रहे हैं, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक जानिब जो है वो सिक्योरिटी के मामला सामने आ रहे हैं, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी खास करके मुहर्रम के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं हुकूमत हम देख रहे हैं कि जी पोर्ट ट्रस्ट की बात कर लें, हम दूसरी जानिब बैराजेस की बात कर लें, तो मैकेनिकल और मैकेनिज़्म ये हम देख रहे हैं कि जी मैकेनिकली तौर पर भी और वैसे भी जो है वो ख़ास करके काम किया जा रहा है। और ये जो जदीद तरक्याती काम के जो मंसूबे हैं उस पर हम देख रहे हैं कि जी लागत जो आ रही है करोड़ों अरबों रुपए की लागत है, जिसकी वजह से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पाकिस्तान के शहरियों के लिए, सिंध के शहरियों के लिए एक अच्छी हम देखेंगे साइन है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में फीफा का जो एक बुखार है वो हर जगह पर है। लियारी की बात करें तो लियारी में तो हम देखते हैं कि जी जगह जगह परचम लगाए गए हैं, बड़ी खूबसूरती से उसे सजाया गया है। और ऐसे में सिर्फ सजाया जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस मुल्क में मेज़बानी हो रही है वहाँ के लोग अगर सफाई सुथराई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो ये एक बड़ी बात होती है। और कुछ स्टोरीज जो है वो हमने देखा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, और उन स्टोरीज में ये दिखाया गया है कि जी जापान में जो ये फीफा वर्ल्ड कप हो शायकीन है जापानी, उन्होंने किस तरीके से स्टेडियम की सफाई की है। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप में डलास स्टेडियम आर्लिंगटन में नीदरलैंड के खिलाफ मैच के बाद भी जापानी शायकीन ने सफाई करने की अपनी रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ ही साथ यहाँ ये बताया जा रहा है कि खेलों के मुकाबले में जापानी शायकीन मैच के बाद स्टेडियम की सफाई करने के लिए जाने जाते हैं। जबकि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में डलास स्टेडियम आर्लिंगटन में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद जापानी शायकीन ने सफाई की है, और सफाई करते हुए उन्होंने अपनी रिवायत को जो है जी बरकरार रखा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और हम चाहेंगे कि हम इस चीज़ से कुछ इंस्पिरेशन हासिल करें, और जब हम भी अगर मैच की बात हो या हम अगर अपनी गैदरिंग्स की भी बात करें और
اگر ہم وہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو وہاں جو رہ جاتی ہیں چیزیں باقیات یا صفائیاں جو ہوتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی چیز کو مکمل کر لیں. یہ بہت اچھا میسج ہو کہ جاپانی شہریوں کی جانب سے پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیڈیمز کا آپ نے اکثر حال دیکھا ہوگا جب لوگ میچ کے بعد جا رہے اس ہوتے کے ہیں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی بڑا برا حال ہوتا ہے, پھر 1 سے 2 دن بعد جو ہے وہ کچرا اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اچھے اقدام ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جی جو ہماری یوتھ ہے ایک تو ویسی ہی تعداد میں زیادہ ہے, جب اس طرح کے انٹرنیشنل کوئی ایونٹ ہو یا پاکستان کہیں اچھی سی میزبانی کر رہا ہے تو پاکستان کی نوجوان یوتھ کو چاہیے کہ بھئی وہ اس کار خیر میں حصہ لے بڑھ چڑھ کے. اور اگر صفائی ستھرائی کے معاملہ تو صفائی کرنا, ہم اپنے گھر کی تو صفائی کرتے ہیں. اگر ہم اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو صفائی نفس ایمان ہے, تو ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے, ہمیں بھی اس چیز میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور صفائی کا خیال ہمیں بھی رکھنا چاہیے تاکہ صرف اپنی آس پاس کی چیزوں کا نہیں, ہم ویسے بھی اب صفائی کا خیال ہمیں لازمی طور پہ رکھنا چاہیے. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور نیکسٹ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے, بڑی ہی فیوریٹ, سب کی فیوریٹ, اور آپ کے بھی فیوریٹ, سب کے فیوریٹ, اور ایک گانا ان کا جو پوری دنیا میں مشہور ہوا, چھنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے. تو بھائی علی ظفر کی ہم بات کر رہے ہیں, اور علی ظفر کا ایک کانسرٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں ہوا. 45,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہاں موجود تھے. بالکل ایسا اور ایک بڑا ریکارڈ ہے. ہاں, اور آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں, علی ظفر کا کانسرٹ ہو اور اگر آپ ہمارے آس پاس کے اگر کہیں علاقوں میں ہو نا تو ہم دنیا کی کوئی بھی چیز آ جائے ہم نے اس کو پار کر کے جانا ہے دیکھنے سننے ان کے گانوں کو. آپ بہت بڑی فین ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, بتایا جا رہا ہے کہ علی ظفر نے کینیڈا میں نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. 45,000 سے زائد افراد کی کانسرٹ میں شرکت بھی کی ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ علی نے جو خواتین کے اپنے فیصلے خود کرنے کے حق میں بچوں کے خوابوں کی حوصلہ افزائی کی اور خاندانوں میں بہتر رابطے سمجھ بوجھ کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. اچھا, بتایا جا رہا ہے کہ جی کینیڈا کا جو شہر ہے ساگا, وہاں پہ ایک مشہور مقام ہے سیلیبریشن اسکوائر میں ہونے والے اوپن ایئر کانسرٹ میں تقریباً 45,000 افراد نے شرکت کی ہے, جیسے منتظمین نے اس مقام کی تاریخ کا سب سے بڑا میوزیکل اجتماع قرار دیا جا رہا ہے. جبکہ منتظمین کے مطابق شائقین کی بڑی تعداد کی وجہ سے مجمع صرف سیلیبریشن اسکوائر تک محدود نہیں رہا بلکہ اطراف کی سڑکوں اور قریبی سینٹرز کے احاطے تک پھیل گیا ہے. یہ کانسرٹ علی ظفر کی روشنی ٹور 2026 کے شمالی امریکہ مرحلے کا اختتامی شو تھا, جو کہ مفت اوپن ایئر پروگرام میں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش اور جنوبی ایشیا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی اس میں. بالکل جی, بچوں, نوجوانوں, خاندانوں اور بزرگوں پر مشتمل متنوع مجموعے نے پورے کانسرٹ کے دوران بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ بھی کیا. کانسرٹ کا یادگار ترین لمحہ اس وقت آیا جب علی ظفر نے اپنا مقبول گانا جھوم پیش کیا اور ہزاروں مداحوں نے اپنے موبائل فونز کی لائٹس روشن کر دی, جس سے پورا مقام روشنیوں سے سمندر میں تبدیل ہو گیا. بعد ازاں علی ظفر نے اسٹیج سے نیچے اتر کر مداحوں کے درمیان بھی گئے, جس پر حاضرین نے زبردست جوش کا اظہار کیا. بالکل, اور انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک انسانیت کا حصہ ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں, اپنی جڑوں اور ثقافت پر فخر کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے انتخاب اور آزادی کا احترام ہی ہمیں جوڑے رکھتا ہے. علی ظفر نے خواتین کے اپنے فیصلے خود کرنے کے حق, بچوں کے خوابوں کی حوصلہ افزائی اور خاندانوں میں بہتر رابطے اور سمجھ بوجھ کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. کتنا اچھا میسج, بہت اچھا میسج تھا. اور کانسرٹ کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں مداح علی ظفر کے ساتھ گاتے رہے اور منتظمین سمیت متعدد شرکاء نے اس شام کو میسی ساگا کی ثقافتی تاریخ کی یادگار ترین پروگراموں میں سے ایک قرار دیا ہے. تو بھائی بڑا بگ شاؤٹ آؤٹ تو ان کے لیے بنتا ہے علی ظفر کے لیے کہ آپ کی ویسی آواز بہت اچھی ہے, پوری دنیا میں آپ مشہور ہیں. تو بھائی ہماری جانب سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کامیابی کی منازل اور اسی طرح سے اچھے بڑے بڑے پاکستان کا نام کا نام جو ہے وہ روشن کرتے رہیں اسی طرح, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. بالکل جی ایسا ہے. اور اس کے ساتھ اختتام کی جانب ہم بھی بڑھ رہے ہیں, جہاں علی ظفر کی اس کانسرٹ کا اختتام ہوا, ہمارے پروگرام کا بھی اختتام ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.